नमस्कार, मैं गिरजेश आपके अपने यूट्यूब चैनल गिरजेश एकेडमी पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हीट एंड टेम्परेचर का कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक ने जो भी हम लोग ने पढ़ा है लेक्चर 1, 2, 3, 4, उस टॉपिक से जो बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो भी टॉपिक हम लोग ने पढ़ लिया है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे देखेंगे पहला क्वेश्चन, ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया A, B, C, D में। पहला दिया है चालन, दूसरा विकिरण, तीसरा संवहन और ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो सबसे हम लोग पहले देखेंगे कि ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि नहीं है। दोस्तों, हम आप लोगों को ऊष्मा संचरण की 3 मेथड बताए थे। पहला हम लोग बताए थे आप लोगों को कि ऊष्मा संचरण की 3 विधि बताए थे। उसमें पहला था कंडक्शन, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं चालन। पहला बताए थे चालन, दूसरा बताए थे कन्वेक्शन। क्या बताए थे? कन्वेक्शन। और तीसरा बताए थे रेडिएशन। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें तो ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है? नहीं है इसमें ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि चालन क्या है, विकिरण क्या है, संवहन क्या है। तो चालन को जनरली हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणु अपना एक अणु अब दूसरे अणु को अपना हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? चालन बोलते हैं। चालन में अणु स्थिर रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। चालन जनरली क्या होता है? सामान्यतः ठोसों में पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग देख लेते हैं विकिरण क्या है। इसमें विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम लोग देखेंगे, अगर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछता है कि ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि सबसे तेज होती है, तो विकिरण विधि। सबसे स्लो कौन सा होता है, तो चालन विधि। ठीक, ऐसे हम लोग क्वेश्चन इसमें बनेंगे। संवहन देख लेते हैं। संवहन जनरली हम लोग क्या होता है कि संवहन हम लोग जब देखेंगे तो संवहन क्या है? कन्वेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, अर्थात पानी जो भी के माध्यम से गर्म होता है, लिक्विड जो होता है, उसमें हम लोग देखेंगे कि संवहन के माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, आप लोगों को बहुत सारे हम लोग स्केल पढ़ाए हैं। स्केल में डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ाए हैं, फ़ारेनहाइट पढ़ाए हैं, केल्विन पढ़ाए हैं, रीमर पढ़ाए हैं, रैंकाइन साइकिल पढ़ाए हैं, स्केल पढ़ाए हैं। इन सभी का हम लोग तो डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के टेम्परेचर को मापने के लिए सिर्फ हम थर्मामीटर का प्रयोग किए थे। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि बहुत सारे उच्च तापमान होते हैं। जैसे फर्नेस हुआ, भट्ठी। तो फर्नेस में हम देखेंगे कि फर्नेस देखते हैं। फर्नेस में, भट्ठी में बहुत ज़्यादा तापमान होता है। लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को हम लोग नापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसमें पायरोमीटर दिया है, ऑप्टिकल पायरोमीटर का हम लोग जनरली प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर से भी हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर जनरली क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है। कैलोमीटर से हम लोग एनर्जी मेजर करते हैं। और इन सभी का चर्चा अभी हम लोग किए नहीं हैं, लेकिन जनरली जान जाते हैं हम लोग यहाँ से तक कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पानी को इनमें से किसके द्वारा गर्म किया जाता है? जैसे हम जब आप लोगों को लेक्चर नंबर जब पढ़ाए थे 1, 2 में, तो देखे थे कि उसमें कि पानी को हम लोग किस माध्यम से गर्म किए थे। उसमें क्या किए थे, एक ऐसे बर्तन बनाए थे, और बर्तन बनाने के बाद हम किए थे, इसमें बर्तन बनाने के बाद इसमें पानी भर दिए थे। ऐसे पानी भरने के बाद इसको फ्लास्क को ऐसे रख करके, और यहाँ पे हम लोग बर्नर के माध्यम से गर्म किए थे। ठीक, अब बर्नर के माध्यम से जब गर्म किए तो देखे हम लोग कि पानी यहाँ से बॉयल कर रहे हैं,
और नीचे बॉयल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ऊपर का भी पानी गर्म हो जा रहा है। तो ये पानी किसके माध्यम से हुआ था? तो कन्वेक्शन के माध्यम से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कन्वेक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवहन, और ये कंडक्शन है जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं चालन, और ये है रेडिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विकिरण। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये हो गया विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे कौन सा ऊष्मा का कुचालक है। जैसे ऊष्मा का जिसमें हम लोग देखेंगे, ऊष्मा का जिसमें फ्लो होगा उसको बोलेंगे हम लोग कंडक्शन। ठीक, कंडक्शन चालन होता है। जिसमें ऊष्मा का देखिए, इसमें देखेंगे तो कौन सा कुचालक है? कुचालक लकड़ी में, लकड़ी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कापर है, कापर एक मेटल है तो उसमें हीट का फ्लो होगा। एल्युमिनियम भी एक मेटल है जिसको एल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये भी एक मेटल है, तो ये भी इसमें भी हम लोग ऊष्मा का प्रवाहित होगा। पीतल में भी है, पीतल क्या है? पीतल एक मिक्सचर है, तो मिक्सचर में ही भी आता, तो ये भी एक मेटल ही है मान लेते हैं, तो इसमें भी क्या होगा? ऊष्मा का फ्लो होगा, लेकिन लकड़ी में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक BTHU बराबर कितना होता है? दोस्तों हम जब आप लोगों को लेक्चर फर्स्ट पढ़ाए थे तो उसमें बहुत प्रकार के ऊर्जा को मापने के लिए हम लोग स्केल का यूनिट का बात किए थे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि एक BTU बराबर क्या होता है? BTU का फुल नेम होता है, पहले हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसका फुल नेम है। ठीक, ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसका फुल नेम है, और 1 BTU बराबर होता है 252 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन बी भी 2 बार दे दिया है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन इसको सी मान लेंगे, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ताप मापने के पैमाने के बीच क्या संबंध है? जब हम आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 पढ़ा रहे थे तो उसमें 4 स्केल के बारे में बताए थे। पहला बताए थे सेल्सियस, दूसरा फारेनहाइट, तीसरा केल्विन और चौथा रीमर। इसमें हम लोग देख लेंगे कि किसके बीच का संबंध सबसे सही है। तो सबसे पहले हम लोग संबंध देखते थे, तो एक पानी के लिए हम लोग क्या किए थे? फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को मेजर किए थे। ठीक, अब हम लोग देखें कि फ्रीजिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब स्केल को लिखे तो C, और यहाँ पे देखे तो लिखे हम लोग क्या? C-0/100 पहला बराबर F-32/180 बराबर R/18 बराबर K-273.15/100। ये फार्मूला हम लोग पढ़े। जब इस फार्मूले को 100, 180 और 80 और 100 को जब हम लोग रेशियो में डिवाइड किए तो कौन सा ऑप्शन आया? 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें बी 2 बार हो गया है मिस्टेक से, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है, तो मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, इसका हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं लेक्चर में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भौतिक कारण जिसे हमें ठंडा अथवा गर्मी का अनुभव होता है क्या कहलाता है? मैं जब हीट एंड टेम्परेचर का पहला लेक्चर को ले रहे थे तो उसमें सबसे पहले हम यही डिस्कशन किए थे कि भौतिक विज्ञान की वसा का जिसमें हमें ठंडा या गर्मी होने का अनुभव होता है क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है, हीट कहलाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कहलाएगा? हीट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। हीट को हम लोग जनरली चर्चा किए थे कि हीट होता क्या है, हीट का हम लोग देखेंगे फ्लो कैसे होता है। तो हीट का थोड़ा सा चर्चा यहाँ कर लेते हैं
कि अगर मान लेते हैं कोई दो बॉडी है, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, इसका नाम ले लेते हैं ए है बी है। इस बॉडी का टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड था और इसका हम लोग लिए थे 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जब दोनों वस्तु में तापांतर होगा तभी तो हीट का फ्लो होता है। तो हम लोग देखेंगे कि हीट का फ्लो ए से बी की तरफ होगा, अर्थात ए के बी इस तरफ हीट का फ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। खौलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलते हैं क्योंकि भाप में, दोस्तों इसे तो अभी हम लोग एक लेटेंट ही होता है गुप्त ऊष्मा, इसकी चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग बता दे रहे हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जो पानी होता है गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होने लगता है। जब वेपराइज होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर हो जाता है। जैसे देखते हैं कि उस जो भाप बनता है तो भाप बनने में उसका टेम्परेचर और बॉयल के टेम्परेचर से सबसे अधिक होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा मिलती है, अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देख लेते हैं, अर्थात पानी की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री का अंतर है तो सेल्सियस में क्या अंतर होगा। सबसे पहले हम लोग आप लोगों को फार्मूला बताए थे कि C/5 बराबर F-32/9। इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रश्न को हम लोग ऐसे इस फार्मूले से डिस्कशन करेंगे। इसमें 45 फ़ारेनहाइट दे दिया है तो इस फार्मूले पे हम लोग रखेंगे तो C/5 इज इक्वल टू 45 - 32/9। अब हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्यूशन जब करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो C/5 और 45 में से 32 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3 और 1 अर्थात 13/9। यहाँ से हम लोग देखेंगे C का वैल्यू तो C इज इक्वल टू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 × 5 = 65/9 अर्थात C का वैल्यू कितना आ जाएगा 65/9। तो देखेंगे 65/9 अर्थात इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे 65/9 है तो हम लोग 9 की पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 × 7 = 63 अर्थात 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ऑप्शन होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं। दो वस्तुओं के ताप में 25 डिग्री का अंतर है तो परम तापक्रम पे अंतर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि परम शून्य ताप केल्विन को ही बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 0 केल्विन पर -273.15 होता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर नेगेटिव हम लोग नहीं ले पाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं। केल्विन में हम लोग देखेंगे कि केल्विन जो होता है, दो वस्तुओं के ताप में 25 डिग्री का अंतर है तो परम शून्य ताप क्या होगा। तो इसमें देखेंगे सेंटीग्रेड में दिया है और हम लोग किस में पूछ रहा है, केल्विन में पूछ रहा है। तो फार्मूले को हम लोग देखेंगे। फार्मूला क्या होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो C/5 इज इक्वल टू K - 273/5 ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम देखेंगे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, C इज इक्वल टू K - 273 अर्थात 273। इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, केल्विन का मान को बताना है, अर्थात देख लेते हैं। यहाँ 25 वैल्यू रख देंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर K - 273 अर्थात और जब यहाँ K की वैल्यू निकालेंगे तो 25 डिग्री प्लस 273 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस 273 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 298 केल्विन। ठीक, अर्थात इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं
कि वह ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है। इसको हम लोग क्लास में ही डिस्कशन किए थे कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पैमाना आपस में बराबर होता है। हम बता देते हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि x टेम्परेचर पर, x तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। ठीक, अर्थात अब हम लोग फार्मूले की यूज़ करेंगे तो C वर्ब क्या होता है 5F - 32/9। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू हम लोग x माने x तापमान पे, अर्थात x/5 = x - 32/9। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9x = 5x माइनस आ जाएगा 160। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक कास्ट को एक तरफ कर लेंगे, अर्थात 9x - 5x = -160 और हम यहाँ से घटाएंगे तो 4x = -160। यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -40। ठीक, तो -40 अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि झील के पानी की सतह बर्फ़ के रूप में जमने जा रही है। पेदे का पानी का इस क्षण ताप क्या होगा। देखेंगे हम लोग, झील होता है, जैसे झील तो मछली जो अंदर रहती हैं ऊपर बर्फ़ जम जाता है और नीचे मछली जीवित रहती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग जानते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होता है पानी का एक असामान्य ताप व्यवहार करता है, अर्थात डेंसिटी अधिक तो आयतन कम। इस तरह के जो रिलेशन होते हैं वो जल का असामान्य व्यवहार कहलाता है। अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पर हम लोग इस पानी के रूप में जमने जा रही है। ठीक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ा उन क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लिए हैं। आगे हम लोग स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर को, थियरी वाले लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद हम लोग बात करेंगे इसकी वीडियो में। अब तक के लिए इतना, धन्यवाद।